दोस्तों, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में आप लोगों को पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ करने के लिए मैंने बोला था। उसी के तहत आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। पहला चैप्टर पॉलिटी का, जैसा कि हम कल बताए थे आप लोगों को, भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का संविधान जो आज हम लोग देख रहे हैं, उनका विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसी के तहत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम लोग कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और क्राउन यानी ताज जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके अधीन संवैधानिक विकास का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम जितने एक्ट है कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधीन जितने एक्ट है उसको एक तरफ लिख दिए हैं, और क्राउन के अधीन जितने एक्ट या अधिनियम हैं उनको एक साइड में कर लिया गया है। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, इसके तहत पहला टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 का पीस इंडिया एक्ट, फिर है 1786 का अधिनियम, इसके बाद 1793 का अधिनियम, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। ये है कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन था तब तक संविधान का विकास इस एक्ट के तहत हुआ। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद कंपनी के शासन से हटकर ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश के महाराजा या महारानी के अधीन भारत का शासन हस्तांतरित हो जाता है। उसके तहत संविधान का विकास निम्न प्रकार से होता है। पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, तीसरा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, चौथा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम और अंत में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इतने ही एक्ट हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। भारत का संवैधानिक विकास ये केवल पॉलिटी का ही चैप्टर नहीं है, बल्कि इसको हम लोग इतिहास विषय में भी पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जब ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, उसी से संबंधित है। सन 1600 में ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। हम लोगों को ब्रिटेन की महारानी को जानना पड़ेगा। जैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अगर 1857 की क्रांति देखा जाए, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे इतिहास में। तब तक हम लोग इस भारत के संवैधानिक इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है महारानी विक्टोरिया द्वारा, और उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना की, और ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। इसके 173 वर्ष बाद यानी 1773 में कुछ कंपनी में कमियां आ गई व्यापार करने के संदर्भ में। उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत निम्न प्रकार के सुधार किए गए, जो इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत हम लोग निम्न प्रावधान का अध्ययन करेंगे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है,
बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला पॉइंट है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण आंशिक। मतलब ये कि जो ब्रिटिश कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी उस पर संसदीय नियंत्रण, इसका मतलब हुआ कि ब्रिटेन की जो संसद थी उसका नियंत्रण हुआ एक्ट के तहत, आंशिक रूप से नियंत्रण हुआ, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से नियंत्रण हुआ। अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री जो बहुत प्रसिद्ध था बंगाल उस समय बंगाल में जो अंग्रेज आए वहाँ पर एक गवर्नर, जो पहला गवर्नर जो थे लॉर्ड क्लाइव थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि इसलिए कि बंगाल का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे पूरे भारत में अब फैल रहा था। जैसे यहाँ पर है कि मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके बाद यह नोट में है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर। तो इसका अध्ययन हम लोग इतिहास में अलग से करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। अगला पॉइंट है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो आज सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में है, उस समय 1774 में इस एक्ट के तहत, 1773 के रेलिफ्टिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 4 सदस्य थे। मतलब टोटल सदस्य मुख्य न्यायाधीश सहित 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजाह इम्पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे और अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लीमेस्टर और तीसरा हाइड। मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे, अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। अगला पॉइंट है मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो क्षेत्र मद्रास का था, बंबई का था, इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि इसलिए कि बंगाल पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में धीरे धीरे विस्तार होते जा रहा था, इसलिए मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अगला टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत पहला पॉइंट, कंपनी पर पूर्ण संसदीय नियंत्रण स्थापित। 1773 में क्या था कि कंपनी पर आंशिक संसदीय नियंत्रण, इसमें क्या है, कंपनी पर पूर्ण संसदीय नियंत्रण स्थापित। अगला पॉइंट है कंपनी के राजनीतिक मामले तथा व्यापारिक मामले को अलग अलग कर दिया गया। शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और उनको ये लगने लगा कि व्यापार के साथ साथ हम लोग भारत में राजनीति भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने व्यापार तो किया ही और भारत के राजाओं को आपस में लड़ाकर भारत में प्रभु सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। इसको देखते हुए ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी को राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अर्थात कंपनी का द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। कंपनी अब भारत में दोहरा शासन प्रारंभ कर दी, एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ राजनीति। नोट में यहां पर है कि कंपनी के द्वैध शासन का अंत 1858 के अधिनियम के तहत हुआ। ये जो 1784 में कंपनी का द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, दोहरा शासन जिसको कहते हैं, राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला, इसका अंत 1858 के अधिनियम में कर दिया गया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इस तरह कंपनी का जो शासन हुआ
राजनीतिक शासन और व्यापारिक शासन, जिसको हम लोग ग्राफ के तहत भी समझ सकते हैं। राजनीतिक शासन को नियंत्रक बोर्ड भी कहते हैं, नियंत्रक बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, व्यापारिक शासन को निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। अगला टॉपिक है 1786 का अधिनियम। इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिला। मतलब ये कि गवर्नर जनरल जो उनकी परिषद थी, जो उनके मेंबर थे, जिसके तहत बंगाल, मद्रास और मुंबई में शासन स्थापित था, उनके निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकते थे। अर्थात गवर्नर जनरल को शक्ति में थोड़ा सा वृद्धि कर दिया गया। और दूसरे पॉइंट में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान कर दी गई। मतलब प्रधान सेनापति और यहाँ पर निर्णय को रद्द करना। तो गवर्नर जनरल को ये दो शक्ति विशेष रूप से दी गई। और ये उपरोक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। कौन कौन? प्रधान सेनापति और अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने की दोनों की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793 है, ने प्राप्त किया। बस इतने में 1786 का अधिनियम में यही दो मेन पॉइंट है। इसके बाद चौथा टॉपिक है 1793 का अधिनियम। इसमें मात्र एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। जो पिछले 1784 के क्विट इंडिया एक्ट में नियंत्रण बोर्ड को हमने बताया, उसके जो जितने कर्मचारी थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। इसमें बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, 1813 का चार्टर एक्ट। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहला पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के का अधिकार को छीन लिया गया तथा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और उसका पूरे भारत पर व्यापार का एक अधिकार था, भारत पर ही नहीं, लगभग पूर्वी एशियाई देशों पर व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था, ये केवल ब्रिटिश कंपनी के लिए था। तो इस एक्ट में ब्रिटेन के संसद ने क्या किया कि ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ जो व्यापार का अधिकार मिला था उसको छीन लिया। और क्या किया, सभी अंग्रेज व्यापारी, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जितने अंग्रेज व्यापारी थे सभी को भारत से व्यापार करने की छूट मिली। इसके साथ साथ क्या किया कि चीन के साथ व्यापार करने की छूट थी और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने की भी छूट प्रदान कर दी गई। केवल ये भारत के साथ किया गया कि केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अंग्रेज, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के सभी अंग्रेज व्यापारी भारत से व्यापार करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। जो भी ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे ब्रिटेन में, उनको भारत भेजा गया। किस लिए? कि जाकर के भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। इस एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अगला पॉइंट है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। मतलब भारतीय शिक्षा पर, जो भी यहाँ पर शिक्षा होती थी, जिस विषय की, संस्कृत की, फारसी की, उर्दू की, इन सारे विषयों पर उस शिक्षा पर प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 के चार्टर एक्ट का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1853 का, उसके बाद क्राउन के ताज का एक्ट अधिनियम का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। और तब हम लोग इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो या यूपीपीसीएस हो या सीटेट हो, कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करेंगे और संभावित क्वेश्चन जो आने वाले हो सकते हैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।